पे जो तशद्दुद किया गया है, कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। स्वाति साहब किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या ये तुम्हारा काम है? स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? स्वात के लोग इसलिए निकले कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी जब हमें अमेरिका की जंग में लेके गए थे। तो अब आप जिम्मेदार हैं जो हो रहा है। मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। इज्जत अल्लाह देने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, आर्मी चीफ और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज और धमकी आमेज ट्वीट करने पर कल रात FIA ने PTI के सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया और आज अदालत ने उनका दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पेशी के दौरान आजम स्वाति ने इल्ज़ाम आयद किया है कि FIA कस्टडी में उन्हें बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम स्वाति हो, शहबाज गिल हो, फवाद चौधरी या फिर खुद इमरान खान हो, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत पर पाक फौज के खिलाफ बयानात देने और बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ऐसे में अफसोस के साथ इमरान खान गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। मरियम, शहबाज शरीफ और हमजा के केसेस खत्म होने को वो NRO से जोड़ रहे हैं। सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। वो भी आड़े चोरों को छोड़ रहा है और NRO दे रहा है, वो इस मुल्क का गद्दार है और हम मुकाबला करेंगे इनका। मैं निकलूंगा इनके खिलाफ, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। और तख्त भाई आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं। मैंने कॉल देनी है आपको, ज्यादा देर नहीं है। आज इक्तदार नहीं तो इमरान खान साहब इस हद तक गिर गए हैं, लेकिन जब कुर्सी थी तो सुने खान साहब क्या कहते थे। फौज को निशाना बनाने के हवाले से वो क्या कहा करते थे कि क्यों फौज को निशाना बनाया जाता। ये वो नवाज शरीफ है जो आज बड़ा जमहूरी बन रहा है। जनरल जिया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। इन लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनकी करप्शन जो यहां से पैसा चोरी करके लेके गए उसके ऊपर दास्तानें लिखी हुई हैं, बैरून मुल्क किताबों में मेंशन है, BBC की डॉक्यूमेंट्री में इनकी चोरी का मेंशन है कि यहां से चोरी करके पैसा बाहर लेके गए। यहां इनके ऊपर पता नहीं कितने करप्शन केसेस हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, खान साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि फौज पर तनकीद का मतलब मुल्क को कमजोर करना है। सुनवाते हैं आपको कि खान साहब क्या सबक पढ़ाया करते थे। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इतने इदारे मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होगा। फौज मजबूत होगी, हम आजाद हो सकेंगे, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फौज, इसको हमें बचाना है। क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर और फौज के अंदर फासले बढ़ते रहे जो बढ़ रहे हैं, तो इससे इवेंचुअली फौज को नुकसान और पाकिस्तान को नुकसान है। अब सवाल यह है कि क्या आज खान साहब आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं? यकीनन खान साहब आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। इसी के साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी केसेस की बरियत को डील से जोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि वो तो आर पार के ऐलानात कर रहे हैं। इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क की नीलामी लगती हो, जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, जिस मुल्क में आले शरीफ को डकैती, चोरी, बदमाशी की इजाजत हो, इमरान खान उस मुल्क में सरफरोशी की जरूरत है। पिंडी तैयार है। इमरान खान आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस इतवार को इलेक्शन है, उसके बाद कॉल दो, कौम कॉल का इंतजार कर रही है। ये वही शेख रशीद साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दिया था और फिर उन्हीं बयानात को बुनियाद बनाकर हुकूमत ने 25 मई को PTI के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था।
क्या अब भी ऐसे बयानात इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात खड़े कर सकते हैं? क्या अदालती फैसलों को NRO कहना तौहीन अदालत नहीं है? बात करने के लिए प्रोग्राम में जैसे जैसे गेस्ट ज्वाइन करेंगे करवाऊंगी। फिर वक्त हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। रज़ा खान साहब, तहरीक इंसाफ के रवैये को इदारा किस तरह देख रहा है? सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, यहाँ तो पूरी लिस्ट बन रही है हमला करने वालों की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने इन सियासतदानों के जितने भी बयानात अभी रिपीट किए हैं वो सारे सियासी बयानात हैं और मैं तो इनके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं रखता, ना ही कौम को इसके ऊपर यकीन करना चाहिए। ये बिल्कुल अफवाहें हैं और इस अफवाहों से मेरे ख़्याल में मुल्क और कौम को और मुसल्लह फ़ौज को नुकसान होगा। लिहाजा एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं, ये माजी में भी इसी तरह की धमकियाँ दी गई हैं। इनसे भी मेरे ख़्याल में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और इसका जवाब जो है मेरे ख़्याल में हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहिए इन तमाम इल्ज़ामात को। जो इल्ज़ामात आर्म फोर्सेस के ऊपर लगाए हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसका जवाब मेरे ख़्याल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देना ज़रूरी है और मेरे ख़्याल में वो देंगे। अदलिया के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, अदलिया अस खुद उसका मेरे ख़्याल में नोटिस लेगी। मैं इस वक्त ज़िक्र करना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63(1)G का, जिसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि अगर अदलिया या मुसल्लह फ़ौज को उसका मजाक उड़ाया जाए या उनको बदनाम किया जाए तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन के ज़ुमरे में आते हैं पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो MNA हो चाहे वो सेनेटर्स हों। बड़ा क्लियरली उसमें ये दर्ज है। और आपने आज़म स्वाति साहब का जिक्र किया, उन्होंने जो ट्वीट में जो बातें कही हैं, पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल गलत है और इसमें आर्म फोर्सेस का जो भी जुडिशरी ने फ़ैसले किए हैं, आर्म फोर्सेस का उसमें कोई रोल नहीं है, ना माजी में रहा है, ना अभी है, ना आइंदा रहेगा। और ये तासुर देना कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो किसी डिसीजन या किसी फ़ैसले को जुडिशरी के ऊपर वो असरअंदाज हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल नामुनासिब है, ये गलत बात है और ये भी आर्टिकल 63(1)G के ज़ुमरे में आता है। तो मेरा तो ज़ाती ख़याल ये है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन के ज़ुमरे में आते हैं और वो डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा क्लियरली आइन में उसका जिक्र है कि वो 5 साल के लिए वो जो मौजूदा अगर वो ओहदे के ऊपर फायज है तो वो ख़त्म हो जाता है और वो आइंदा इलेक्शन के लिए वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो अदालती फैसले को किसी और के साथ जोड़ते हुए इल्जाम लगाना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सर, बैरिस्टर जहांगीर जिदौन साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जिदौन साहब, आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के अहकामात हुकूमत ने जारी किए हैं, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। आज़म स्वाति भी अब वही इल्जामात लगा रहे हैं जो शहबाज गिल ने आयद किए थे और FIA की हिरासत में एजेंसीज की जानिब से कपड़े उतार कर तशद्दुद के वो इल्जामात लगा रहे हैं। कितनी सदाकत इसमें हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो किसी हुकूमत के कहने पे नहीं होता। वो जो अदारे हैं, जिस तरह पुलिस है, FIA है, अगर वो समझते हैं कोई ऐसा ऑफेंस बनता है, आप एक गली में एक चौराहे में खड़े होके या अपने जो सोशल मीडिया है उसको गलत इस्तेमाल करके आप किसी इदारे को बदनाम करते हैं तो वो डिफेमेशन के ज़ुमरे में भी आता है, उसमें पीका एक्ट के तहत भी एक्शन हो सकता है। तो आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ जो FIR हुई है वो FIA ने की है अंडर डिफरेंट सेक्शन, तो उन्होंने उसको, वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस था, उसको अरेस्ट किया है। तो अभी वो अपने कोर्ट में लीगल रेमेडी अडॉप्ट करेंगे। इस तरह काफ़ी लोगों में पहले भी FIR होती हैं, तो हो सकता है उनको अदालत ज़मानत दे दे या आगे उनका केस का ट्रायल होता है तो वो साबित करें कि मैंने ये इस तरह नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा तो फ़ोन और स्क्रिप्ट बरामद करने के लिए लिया गया था। अब आज़म स्वाति के रिमांड की क्या वजह है?
देखें ये वजह तो उन्होंने बताई होगी ना कि आज़म स्वाति ने ये बयान जो है वो किससे कहने पे दिया है या क्यों दिया है, इसको कैसा लगा, इसको साबित करने के लिए उसके पास कोई मवाद होगा, कोई मटेरियल होगा ना कि उसने कहा है जी कि ये जो एक फ़ौज के दायरे को उसके सरबराह का नाम लेके उसने कहा है कि ये NRO2 दे रहे हैं, तो इस पे उन्होंने डायरेक्ट जो है एक दो इदारों पे इल्ज़ाम लगाया है, तो उस इल्ज़ाम का उनके पास कोई सबूत होगा तो वो जो उन्होंने रिमांड लिया है वो उसमें पूछेंगे कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या किसी ने किसी को फ़ोन कॉल की है या कोई ऐसा देखें ना, बहुत बड़ी इस तरह बदनामी होती है कि एक मेरिट पे केस बनता हो तो आप कहें जी ये किसी ने सिफारिश करके या किसी ने प्रेशराइज करके ये केस जो है इनको इकट्ठल कराइए। अगर आप केस कमज़ोर बनाएंगे, ये 3.5 साल जो है गुजरे हैं, तो FIA की इन्वेस्टिगेशन किसके पास थी? जो गवर्नमेंट गई है उसके पास थी, जो उन्होंने चार्ज फ्रेम करवाए या जो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है, तो इसमें तो उस वक्त तो वो अपोजिशन में थे, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, बल्कि वो अंदर उन्होंने 7-7 महीने, साल 1.5 साल जो है हर बंदे ने जेल के अंदर गुजारे हैं और बड़े सख्त गुजारे हैं। तो उस वक्त तो ये नहीं बोलते थे। अब जिस तरह आसिफ जरदारी की जो बहन थी उसको रात को अस्पताल से उठा के पुलिस वाले ले गए, उस वक्त ये कहते थे जी कि हम जो है ये इनके ये काम करेंगे वो करेंगे, हत्ता कि ये भी कह दिए कि जी हम जेल के अंदर से AC जो है उतरवाएंगे। तो इतना विंडिकेटिव था उनको उस वक्त जो कमेंट्स थे। तो अभी इनको देखें ना, ये तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि जी कोई ऑफेंस होता है। अब ये तो नहीं कि किसी बंदे के इनके खिलाफ तो नहीं आया केस, इनके हक में केस हो तो कहते हैं अदालतें आज़ाद है, अगर दूसरों के हक में तो कहते हैं अदालतें जो हैं वो जी बिक गई हैं, अदालतों ने किसी के इमा पे ये इनको ये NRO2 दे दिया है। तो ये क्लियरली अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। शहबाज गिल पर जब केस बना उनके मामले में, उनसे तहकीकात के लिए इदारे ने तहवील में नहीं लिया, अब क्या आज़म स्वाति वाले मामले में तहकीकात होंगे या फिर पुलिस और FIA अपना काम करेंगे? देखिए, शहबाज गिल साहब का जो केस था वो सेडिशन का केस था, वो डिफरेंट था और ये एक डिफरेंट केस है। ये पैका ऑर्डिनेंस के तहत, जिस तरह मेरे साथी ने कहा, उसके तहत जो है ये केस ये कायम हुआ है। तो इसको अभी देखेंगे। मेरा तो ख्याल है कि इस पे आर्टिकल 63(1) भी बिल्कुल क्लियरली लगता है और FIA के लॉयर या गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं वो अब इसको देखेंगे कि भाई किस तरह इस केस को आगे चलाएंगे, बिकॉज दिस मस्ट एंड। देखें, ये लगातार जब से ये पिछली गवर्नमेंट जो है वो NCM के ज़रिए से तब्दील हुई है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपनी कमज़ोरियों को नहीं देख रहे हैं, अपनी खामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर इल्ज़ामात की बूछाड़ कर रहे हैं, खुसूसन अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, अदलिया के ऊपर, ECP के ऊपर। मेरे ख्याल में इन्होंने शायद किसी को छोड़ा नहीं है। तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का, मेरे ख्याल में इन्हीं अदारों को मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक लीगल और एक पेनिटिव किस्म की एक्शन। रज़ा खान साहब, जिस तरह से PTI बार-बार और इनकी हुकूमती शख्सियात की केसेस से बरियत को एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रही है, इस पर इदारों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि इदारों की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आना चाहिए, बिकॉज वो उसके अंडर है, अंडर कमांड है। कई दफ़ा ISPR भी अपनी क्लैरिफिकेशन देता है, लेकिन देखिए ये इल्ज़ामात अभी इतने कॉमन हो गए हैं कि मेरे ख्याल में उन्होंने शायद इग्नोर करना ज़्यादा मुनासिब समझा, और जो लीगल एक्शन है वो FIA ने ऑलरेडी ले लिया है। अब जुडिशरी क्या एक्शन लेती है उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये क्लियरली जुडिशरी को के ऊपर भी एक संगीन हमला है, जहाँ पे कहा गया है कि आर्म फोर्सेस में ने किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया इन तमाम डिसीजन के लिए। तो उसका मेरे ख्याल में अभी हमें बहुत कॉमन हो गए हैं। एतजाज़ एहसन भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं, इसी किस्म के बयानात दे रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सोशल मीडिया में उनका भी बयान आया है और मैं समझता हूँ कि ये स्वाति साहब का की जो ट्वीट है, उन्होंने शायद एतजाज़ एहसन साहब की का जो बयान है, अगर वो सही है तो उसको सुनने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ उन्होंने कहा है इसमें और स्वाति साहब के बयान में तो काफ़ी जो है मेरे ख्याल में कॉमनलिटी है। तो अब देखें, ये इदारे जो है, चाहे FIA है चाहे जुडिशरी है, देखते हैं कि वो इन दोनों के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात उठाते हैं या नहीं,
और ये कि वो उसको किस तरह डिफेंड करते हैं। ठीक है रजा खान साहब, मैं इसी सवाल से मिलता जुलता सवाल जदौन साहब आपसे भी करूंगी। अब क्या आजम स्वाति की तरह एतजाज़ अहसन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? और एतजाज़ अहसन साहब उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि जमहूरियत शरीफ खानदान से जुड़ी हुई है, केसेस के ऊपर भी वो कमेंट कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखें इनके बकौल इनके कोई जो है आदमी जो है अबाउ द लॉ तो नहीं है। अगर एक आम बंदे पे आप कार्रवाई करते हैं तो एतजाज़ अहसन साहब तो बहुत बड़े वकील हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के एक सीनियर कानूनदान हैं, उनको तो इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए। वकील तो हमेशा एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। उनके पास अगर कोई शवाहिद हैं, जिस पर्सनैलिटी का उन्होंने नाम लिया है कि उनके सामने उन्होंने फ़ोन किया है, या उनके पास कोई ऐसी टेलीफोन के टेप करने का उनके पास कोई सिस्टम एतजाज़ अहसन साहब के पास मौजूद है कि उन्होंने कोई टेलीफोन पे बात सुनी है कि किसी ने फ़ोन करके इनको छुड़ाया है, तो ये तो मतलब है एक पूरे उन्होंने 2 अदारों पर उनको भी उन्होंने बदनाम किया है। तो अगर आजम स्वाति के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है तो बिल्कुल एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ भी जो कोई भी करे, चाहे एतजाज़ अहसन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और बंदा हो, अगर इतना सीरियस एलिगेशन लगाता है, और एक बंदा देखो ना पब्लिक ऑफिस होल्डर है, सेनेटर है या MNA है, और यह एक बहुत बड़ा कानूनदान है, तो उसको तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। उसको ऐसी पॉलिटिकली और वेग किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर उसके पास कोई सॉलिड किस्म की एविडेंस है तो उस एविडेंस को कोर्ट में जाके दे या किसी के ख़िलाफ़ कोई डिफेमेशन है या कुछ ऐसा कानूनी रास्ता अपनाए कि ये किस तरह हो रहा है। अब एक केस कमज़ोर है, उसमें कोई बंदा बरी हो जाता है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें यह है कि अगर आप 20 अरब रुपए का भी इल्ज़ाम लगाते हैं तो जब तक आप ये इल्ज़ाम साबित न करें कि ये जो पैसा है ये क्राइम प्रोसीड है, ये एक जुर्म करके कमाया गया ये पैसा, और उस जुर्म की प्रोसीड जो है आप मनी लॉन्डर करते हैं, उस वक्त तक तो आप केस साबित ही नहीं कर सकते। मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसकी सेक्शन जो 3 है उसके अंदर जितने भी 4 किस्म की डेफिनेशन है उसके आखिर में यही आया है कि जो पैसा होगा वो क्राइम प्रोसीड होना चाहिए। अब जब वो साबित नहीं कर सके, जब इनकी हाई कोर्ट ने बेल ले ली थी तो उन्होंने कहा था कि इस केस के अंदर सीरियस फलाज हैं। आपकी अगर 3.5 साल तक FIA इन्वेस्टिगेशन करती रही है, आज कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो केस सही साबित ना कर सके तो आप अदालतों पे इल्ज़ाम लगाएं। अदालतों पे इल्ज़ाम तो आपका बनता ही नहीं है कि अब आप 100% आपका केस हो, एविडेंस हो, प्रोसिक्यूशन ठीक हो तो अदालतें तो हर बंदे को सजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके सामने तो जो केस होगा वो उसको देखेंगे ना। वो आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे तो अदालतें सजा नहीं दे सकती। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो एक पार्टी दूसरे के खिलाफ देगी, दूसरा तीसरे के खिलाफ देगी। तो कबूल और खिलाफ आए तो उसके ऊपर मुखालिफत और तनकीद होती है। ये ट्रेंड को देखें, खत्म होना चाहिए। फैसला जो है एक 2 पार्टियां होती हैं तो एक के खिलाफ आता है। मुलाकातों के बावजूद भी खान साहब का जो रवैया है वो खासा अग्रेसिव हो रहा है। दिन ब दिन वो जलसों से जब वो खिताब करते हैं तो वो एक से बढ़कर एक कोई ना कोई मुतनाज़ा बयान दे देते हैं, और ऐसे में ही उनकी मजीद मुलाकातें होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। अगर मुलाकातें हो रही हैं खान साहब की और आगे भी मुतवक्के हैं, तो ये रवैया क्यों नहीं बदल रहा खान साहब का? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तक उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जिसका मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने भी जिक्र किया है, वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई है, शायद और ज़्यादा बढ़ गई है। और अदलिया के ऊपर अगर पहले उन्होंने कुछ हमले किए हैं तो उसके तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और वहाँ पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर भी है। लेकिन जो इदारों के डिफेमेशन का जो मसला है, क्योंकि हमारे डिफेमेशन लॉज जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, और ये जो पैका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने लाया था, लेकिन अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बदकिस्मती से उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। वो मेरे ख्याल में उसकी यही वजह है कि बार बार ये जो दूसरे इदारे हैं वो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये जो फेक न्यूज़ के ज़िम्मे में भी आता है। इमरान खान से मुलाकातें क्यों हो रही थी, और मजीद जिन मुलाकातों की बातें हो रही थी, इन हालात के बावजूद क्या वो मुमकिन है? आप समझते हैं ऐसा? देखिए, बात यह है कि वो तो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो एम्फेसिस उनका है कि अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर उनकी कोई मुलाकात हुई है आर्म फोर्सेस की सीनियर लीडरशिप के साथ, तो उन्होंने शायद यही एक ही मुतालिबा किया है, और उन्होंने वही जवाब दिया होगा कि देखिए, उनका इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो एपॉलिटिकल है। उन्होंने ये फैसला अभी किया है कि वो सियासत में मुदाखलत हरगिज़ नहीं करेंगे, और जो भी फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी वही सही फैसला होगा। तो
तो मेरे ख्याल में शायद उस फैसले से वो खुश नहीं है और इसीलिए बार बार के आप देख रहे हैं कि ये बयानात दिए जा रहे हैं, जो कि बदकिस्मती की बात है। रज़ा खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन एक खान साहब का मुतालबा है और इस हवाले से ये मुलाकातें भी हो रही हैं। आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके अलावा जिदोन साहब, आपने आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन की। किस जमात का पलड़ा भारी है, कौन आगे जाएगा, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। चारसदा इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जहाद है। इन्होंने धांधली करनी है, आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाल्लाह। बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, जो वोट नहीं भी डाल सकता वो उसके ऊपर मैं लाजम कर रहा हूं कि माँ बाप को कहें कि वोट डालें आके। हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने मुझे हारने नहीं देना यहां से, और बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहां से। मर्दान, ये पहली दफा मैं मर्दान से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आप अपने कप्तान को हारने नहीं देंगे। मैं सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। इलेक्शन कमिश्नर एक बददियानतदार आदमी, इनके साथ मिलके इसने कम से कम 10 से 15 हजार जाली वोट डलवाई हुई है और हमने 10 से 15 हजार जाली वोट के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। वेलकम बैक नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शन की बात करेंगे। 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुल्की इंतखाबी तारीख में पहली बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कौमी असम्बली की रुकनियत रखते हुए एक साथ 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जुलाई में ज़िमनी इंतखाबात जीत कर पंजाब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, जिसके बाद खान साहब तमाम स्टेक होल्डर्स पर अपनी मकबूलियत की धाक भिटाना चाहते हैं और इसी वजह से वो कौमी असम्बली का मेंबर होते हुए भी तमाम हलकों से खुद खड़े हो रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का यकीनन अवाम को तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान जीत भी गए तो पूरे हलकों में दोबारा से इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में जीत स्कैंडल्स, मुकदमात, ऑडियोज़, वीडियोज़ में फंसी तहरीक इंसाफ को नई ज़िंदगी दे सकती है और हार की सूरत में इमरान खान के लिए सख्त फैसले लेना आसान हो जाएंगे। सियासी तज्ज़ियाकार इस पर यह कहते हैं कि ये इलेक्शंस ही सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इन हलकों में इमरान खान का मुकाबला किसी एक सियासी जमात से नहीं है। कराची से खैबर तक हुकूमत में शामिल तमाम ही जमातें इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के अलावा किसी सियासी जमात ने भरपूर इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के लिए जीत आसान नहीं होगी। मर्दान NA 22 को ही देख लें तो वहाँ 2018 में मौलाना कासिम सिर्फ 2000 वोट से हारे थे। इस वक्त भी वहाँ इमरान खान के मुकाबले में मौलाना कासिम मैदान में हैं। चारसदा से असफन यार वली के साहबजादे ML वली खान, पेशावर से गुलाम अहमद बिलौर इमरान खान के मुकाबले में हैं। इसी तरह फैसलाबाद में खान साहब का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली से होगा, जो 2018 में फारूक हबीब से सिर्फ 1000 वोट से हारे थे। यहाँ भी खान साहब के लिए जीत आसान नहीं होगी। NA 118 ननकाना साहब से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार में फ़र्क सिर्फ 2000 वोटों का था और कराची के NA 237 में भी वोटों का फ़र्क सिर्फ 2000 ही था। अब NA 239 से MQM के उम्मीदवार सुहेल मंसूर को सिर्फ 350 वोटों से शिकस्त हुई थी और इस बार MQM ने नैयर रजा को मैदान में उतारा है और यहाँ भी खान साहब के लिए जीत आसान नहीं होगी। कौमी असम्बली का सिर्फ NA 157 ऐसा हलका है जहाँ से इमरान खान की बजाय शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मैदान में उतर रही हैं, जिनका मुकाबला गिलानी साहब के साहबजादे से होगा, यानी कि यहाँ भी तगड़े मुकाबले का इम्कान है। बात करने के लिए इस पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक से कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुंवर दिलशाद साहब, फरमाइएगा, इमरान खान ने 2018 के आम इंतखाबात में 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा
और तमाम हलकों में कामयाबी भी उन्होंने हासिल की। इस बार वो कौमी असम्बली के 7 हलकों से मैदान में हैं। अगर इमरान खान इलेक्शन जीत भी जाएं तो वो पहले से ही कौमी असम्बली के रुकन हैं। स्पीकर ने अब तक उनका इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया है, इसलिए वो बाकी नशिस्तों से तो अपने पास रख नहीं सकते। तो फिर क्या इन हलकों में दोबारा इंतखाबात होंगे सर? नहीं, असूली तौर पर इमरान खान ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी चारों सूबों में भी जाने गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत है। लेकिन इसमें जहाँ तक आज उन्हें मर्दान में स्पीच की है तो वहाँ दरअसल एक बहुत बड़ा एक मजहबी जो है वोट और दीनी हलकों का वो बहुत ताकतवर वोट है मर्दान में। और उसे वहाँ असद कैसर ने कोई तरक्याती काम नहीं किए, जिसकी बना पर वहाँ का वोट जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है कि इमरान खान के हक में जाता है कि नहीं जाता। इसलिए इमरान खान ने बहुत शदीद अपने दर्दमंदाना अंदाज में मौलाना कासिम के हवाले से बात की, उनकी इज्जत भी की, रिस्पेक्ट की उनकी। तो लेकिन मसला ये है कि इसी तरह के आपके फैसलाबाद में हमें जो मालूम हुआ है वहाँ भी शदीद आपस में पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर रस्साकशी है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और फर्क हबीब के बारे में भी लोगों को बड़े तफजात हासिल हैं। वहाँ के मकामी और इलाकाई अखबार में उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इसी तरह कराची में भी एक बहुत बड़ा मामला पेश आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान ज़ाहिर एक बहुत बड़े सियासी जमात के सरबराह के साथ साथ हुकूमतें भी उनके साथ खड़ी हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो लेकिन हालात इस तरह से जा रहे, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में जो उनकी तासरात शुरू से चले आ रहे हैं, यहाँ दरअसल हमारी अदलिया ने। लेकिन सर ये बताए ना कि जिन हलकों से इमरान खान जीत जाते हैं उन हलकों का होगा क्या, क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले ही मेंबर कौमी असेंबली हैं। नहीं, वो कौमी असम्बली के मेंबर तो इलेक्शन लड़ सकते हैं ना, उसमें तो हमारा आइन खामोश है ना। या तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर ना होते, वो रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर कर लिए, इसके बाद उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर रही है, हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिए, वो तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इखलाकी तौर पर तो इलेक्शन ही लड़ना चाहिए। लेकिन सर जीत की सूरत में क्या होगा? इन्हीं सारे हलकों से इमरान खान साहब अगर जीत भी जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जीत के बाद क्या होगा? ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपना वोट अपना कामयाबी की सूरत में वो हल्फ नहीं उठाएंगे। ये तो दोबारा नशिस्त खाली हो जाएगी, वो अपना हल्फ नहीं उठाएंगे। उसके 60 दिन की मोहलत है, या जिस तरह इसहाक डार साहब 3 साल तक नहीं आए तो ये भी अपने हल्फ नहीं उठाएंगे। नया जो डेट आ जाएगी, जब तक हल्फ नहीं उठाएगी वो सीट बरकरार रहेगी। तो अब यहाँ दोबारा तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये तो चूंकि इमरान खान की हिकमत अमली है कि वो दोबारा इस सीट पर 8 या 6 सीटों पर कामयाब हो जाते हैं, तो यहाँ वो अपना हल्फ नहीं उठाएंगे। जब हल्फ नहीं उठाएंगे तो उस वक्त का नोटिफिकेशन नहीं होगा, तो नशिस्त खाली रहेगी, इसी तरह से जैसे कि इसहाक डार साहब की खाली थी। तो ये तो एक मामला कोई दोबारा इस पर इलेक्शन नहीं होने, यानी कि ये नशिस्तें इलेक्शन जीतने के बाद भी खाली रहेंगी। अहमद बिलाल महबूब सदर फिल डॉट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद बिलाल साहब, गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाबात को अगर हम देखें तो इमरान खान कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। क्या खान साहब के लिए जीत इतनी आसान होगी जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है? और अदालतों में इमरान खान के इल्ज़ामात को शिकस्त के बाद अवामी सतह पर सियासी पार्टीज़ की क्या पोजीशन नज़र आती है आपको? देखिए, इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट नज़र आने का मतलब लाजमी तौर पे ये नहीं है कि वो वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं भी। अच्छा। ये सियासी रहनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस देने के लिए ख़ुद बड़ा पुरएतमाद नज़र आए, और ख़ान साहब ख़ास तौर पे हमेशा बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं। कभी आप उनको कभी डिप्रेस्ड या ढीले ढाले अंदाज में लोगों के सामने आते हुए नहीं देखेंगे। तो इसलिए वो पुरएतमाद तो उनका एक स्टाइल है और उसके लिए भी हो सकते हैं, लेकिन उनको एक तासुर मुल्क के अंदर मौजूद है कि उनकी तरीके एतमाद की मोशन कामयाब होने के बाद से मुल्क के अंदर जो उनके लिए एक सिंपथी की वेव आई है, उसके नतीजे में उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। ये एक तासुर है। अच्छा। उस तासुर को टेस्ट करने का हमारे पास सिवाय पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उनके अलावा कोई बड़ा टेस्ट हमारे पास है नहीं। और उन ज़िमनी इलेक्शन में चूँकि पीटीआई जीत गई थी इस वजह से भी तमाम हलकों में इसलिए भी एक तासुर मज़ीद मजबूत हुआ है
कि पब्लिक के अंदर उनकी फॉलोइंग बढ़ गई है, लिहाजा एक पुरअतमाद नज़र आने की वजह ये भी हो सकती है। लेकिन अभी आपने अपने इंट्रो में ये बताया है कि ये वो हल्के हैं जिनके में से अक्सर हल्कों के अंदर फ़र्क काफ़ी कम है। और अब उसकी वजह से इमरान खान साहब के हाल ही में चंद एक स्कैंडल्स और चंद एक ऑडियो टेप्स भी सामने आई हैं, तो उसके नतीजे में भी पब्लिक के अंदर कुछ तासुर मनफी जा सकता है। तो अब ये टेस्ट करने वाली बात है कि आइंदा दिनों के अंदर इमरान खान साहब की क्या पब्लिक के अंदर पॉपुलैरिटी का ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ये टेस्ट होने वाली बात है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल ही गैर माकूल है। उनके बारे में कहना वो धांधली करने वाले हैं या इमरान खान को हरवाने वाले हैं, उससे बहुत आसान काम ये था कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर देते, बिल्कुल जैसा कि हुकूमत कह रही थी। लेकिन चूंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हुकूमत के कहने के बावजूद इनको पोस्टपोन नहीं किया, तो इसलिए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाना तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बहरहाल बड़े कांटे का मुकाबला होगा और पॉपुलैरिटी का टेस्ट होगा, और ये भी सही है कि आने वाले दिनों में इसकी बुनियाद पे पार्टियों के लिए एक मोमेंटम बनेगा या ख़राब होगा। लेकिन अहमद बिलाल साहब, चूंकि आप इस पर बात भी कर रहे हैं तो ज़रा इस निज़ाम पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम बरतानवी रिवायात पर खड़ा है, क्या वहाँ भी उम्मीदवार एक साथ कई हलकों से इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये भी हमें बताइएगा कि पड़ोसी मुल्क भारत का इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से कानून साजी कर चुका है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और इस बारे में ये बात रिकमेंडेशन हमने भी की थी, और यूरोपियन यूनियन का जो हर इलेक्शन में एक मुबस्सर वफ्द आता है, उन्होंने भी जब आने के बाद एक रिकमेंडेशंस का जो पैकेज हुकूमत को दिया था, उनमें से एक रिफॉर्म प्रपोज़ल ये भी थी कि आप एक से ज़्यादा हल्के में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न दें। लेकिन हुकूमत ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर तो ये कानून साजी का काम हुकूमत ही लेके आती है, और PTI की हुकूमत ने भी ये नहीं किया, और मौजूदा हुकूमत ने भी ये काम नहीं किया, और उससे पिछली हुकूमतों में नहीं किया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी और गालबन ये ज़रूरी है, आप कह रहे हैं इसको होना भी चाहिए। कंवर दिलशाद साहब, खान साहब दूसरी जमातों का साथ देने वालों को हमेशा लोटा कहते रहे, लेकिन पंजाब की 3 में से 2 सीटों पर अगर हम देखें तो उनके उम्मीदवार वो हैं जो 2018 में नून लीग का हिस्सा रहे हैं। बल्कि अगर फैसल न्याजी को देखें तो नून लीग के टिकट पर MPA भी मुंतखब हुए थे। क्या इसका असर इंतखाबी नताइज पर पड़ सकता है, जैसे जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग पर पड़ा था? इस पर सबसे बड़ा वोट का बड़ा गहरा असर पड़ेगा। इमरान खान साहब की जो तमाम तकरीरें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे अंदाजा नजर आ रहा है कि उन्हें भी खदशात नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी आसानी से वो 8 नशिस्तों पर जो है उनको कामयाबी नजर नहीं आ रही। चंद हलकों में जो शायद कामयाबी हो जाए, लेकिन तकरीबन जो है मुकाबला सख्त है। ननकाने में भी, फैसलाबाद में भी, मर्दान में भी, कराची में भी बहुत सख्त मुकाबला होना है। तो इसी तरह से लाहौर में तो खैर कोई सीट खाली नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल मामला इमरान खान के हाथ से तो जा रहा है। लेकिन लोगों के अंदर जो जोश खरोश है, जो जलसे जो लोग जा रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पोलिंग स्टेशन वोट कास्ट करना है। पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने की नफरी कुछ अलहदा होती है, अलहदा नफ्सियाती मामला होते हैं। उन्होंने अपने खानदान को भी देखना है, इलाके भी देखना है, कबीला भी देखना है, मजहब का वोट भी देखना है। वो अपने उनके अपने मफादात होते हैं, अपने ख्यालात होते हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि इमरान खान तो हलफ नहीं लेंगे कि ये नशिस्तें तो 7-8 महीने खाली पड़ी रहेगी, तो हमारे तो तरक्याती काम नहीं होने। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है कि जो लोगों को ये। लेकिन बदकिस्मती है कि जो हुकूमत ने जो अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, उन्होंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई। उन्होंने आवाम को ये तासर नहीं दिया कि आप उनको वोट में कामयाब करवाएंगे तो आप ये तो अपना हलफ नहीं लेंगे, नशिस्तें खाली रहेगी, इस हल्के में तरक्याती काम नहीं होंगे, तो आपको नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल कंवर दिलशाद साहब, जारी बात है हर हल्के में 2-3 लाख वोटर होते हैं, जलसे में 4 से 5 हज़ार जो 2-3 हज़ार लोग आते हैं। तो ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि वोटर इससे मुतमईन नहीं होगा। ये हमें बताएं कि इमरान खान मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक की भी हम देख रहे हैं खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ अमली तौर पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर ये बड़ा अहम सवाल आपने कर दिया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ बांध रखे हैं हमारी हाई कोर्ट्स ने।
सिंध हाई कोर्ट ने और इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच ने हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन इलेक्शन के बारे में कोई सख्त फैसला ना करे जब तक हम अपना फैसला नहीं देते। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो अदालत ने मफलूज करके रख दिया है, उनके तमाम इख्तियारात को सलब कर लिया है हमारी हाई कोर्ट्स ने। अब हाई कोर्ट्स को तो नजर नहीं आ रहा कि इतना बड़े इदारे को दिन रात गालियां बढ़ रही हैं और वो एक्शन लेने के लिए आपने हाथ पांव बांध दिए उनकी कि आप उनको कोई एक्शन ना लें। इसलिए बात ये इंडिया में ये होता है कि जब आप एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ताकत दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि जब केस चल रहा हो तो कोई हाई कोर्ट जो है उनके मामले में मुदाखलत नहीं करती। हमारे यहाँ तो कदम कदम पे मुदाखलत हो रही है। अब फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल चलता रहा, उसमें 5.5 साल हमारी हाई कोर्ट ने इनको हुक्म इतना ही जारी किया हुआ था। तो अब भी जो तौहीन इलेक्शन हो जाए या ममनुआ फंडिंग केस हो जाए या जो एक सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है इमरान खान साहब ने, वो सब पर हाई कोर्ट्स ने उन पर पाबंदी लगा रखी है कि आपने एक्शन नहीं लेना। तो ये तो हमारी हाई कोर्ट ने किया हुआ है ना। हमारे हाई कोर्ट को नजर नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आईनी इदारा है, उसको तमाम इख्तियारात आपने सलब कर दिए, उनको कोई केस चलने नहीं दे रहे और बैठे हुए हाथ पे हाथ रखे हुए। अगर ये हाई कोर्ट बीच में न आती, सिंध हाई कोर्ट और हमारे रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट दरमियान में न आती, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो फर्द जुर्म आयद कर देना था। कंवर दिलशाद साहब, जवाब आ गया आपका। अहमद बिलाल साहब, ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज का बताएं जरा कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर असर पड़ेगा क्या? अगर पड़ता है तो कितना असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये तो बहुत करीब है दोनों इलेक्शन। उसके नतीजे में जो मोमेंटम जनरेट होगा, मसलन अगर पीटीआई वहाँ पे जीत जाती है कौमी असम्बली के इलेक्शन में, तो उसका जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो तो बहुत डायरेक्टली पीटीआई को फ़ायदा होगा उसका। और अगर पीटीआई हार जाती है कौमी असम्बली के इलेक्शन में तो दूसरी पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डेफिनेट नहीं है। लेकिन पीटीआई के जीतने की सूरत में पीटीआई को बहुत फ़ायदा होगा। ये नफसियाती तौर पे बहुत असर पड़ेगा। और इस वक्त जो पीटीआई की को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और वो चैलेंजेस के सिस्टम के हैं कि उनके लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं और एक तासुर बन रहा है कि ये पार्टी दोबारा पावर में नहीं आ सकती। तो अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो उससे उस तासुर की भी नफ़ी होगी और पार्टी के अंदर फिर एतमाद दोबारा रिवाइव होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को कामयाब होना ज़्यादा ज़रूरी है अपने एतमाद को कायम रखने के लिए और फिर बल्दियाती इंतखाबात में भी असरअंदाज होने के लिए। अच्छा अहमद बिलाल साहब, एक और बात, ये जो मौजूदा अदालती फ़ैसले हैं, चाहे वो मरीम नवाज़ के हवाले से हों, शहबाज शरीफ के हवाले से हों या हमजा शहबाज के हवाले से हों, इमरान खान साहब का जो माजी में एक एहतसाब का नारा था, क्या उस पर ये इससे कोई असर पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जलसों में खान साहब जो इल्ज़ामात लगाते हैं या जो बातें करते हैं, अदालतों में वो साबित नहीं कर पाते। देखिए, पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि कम से कम शॉर्ट रन में आप जो बयानियाँ बनाते हैं और जितने मौसर अंदाज में वो बयानियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। आपकी बात में कोई ज़्यादा वज़न ना भी हो और उसके अंदर कोई पक्की दलील ना भी हो, लेकिन अगर आप वही बात बार बार दोहराते रहें और जाके जलसों के अंदर बार बार लोगों के जहनों में डालते रहें, तो कम से कम इन द शॉर्ट टर्म आप लोगों को मुतासर करने में कामयाब हो जाते हैं। इमरान खान साहब की ये टैक्टिक्स जो हैं ये काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है और इस वक्त भी वो तासुर यही दे रहे हैं कि ये लोग जो अदालतों से इनको बरियत हासिल हो रही है या ज़मानत हासिल हो रही है, उसकी वजह यह है कि हुकूमत इनके साथ है और ये अदालतें ज़्यादती कर रही हैं। हमारा अदालती निज़ाम इंतहाई ख़राब है। हालांकि जब उनको फ़ायदा होता है तो फिर उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अदालतें इस वक्त अजीब बात यह है कि 1-2 फैसले इनके हक़ में आते हैं तो 1-2 फैसले दूसरों के हक़ में भी आते हैं। तो इसलिए और ये तो खान साहब की रिवायत रही है कि अगर फैसले उनके हक में आए तो वो अदालतों से मुतमईन होते हैं, अगर खिलाफ आए तो वो अदालतों पर तनकीद करते हैं। अहमद बिलाल साहब, प्रोग्राम में आप साथ थे, आपका शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, आप भी शरीके गुफ्तगू थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा। अपना ख्याल रखिए।